नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अब तक इतिहास में जो टॉपिक पढ़े थे वो ढूंढाड़ हुआ, मारवाड़ हुआ, उसके अलावा दोस्तों बीकानेर और भरतपुर के इतिहास पढ़ा था। अब जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों, मेवाड़ का इतिहास उसी प्रकार शुरू करेंगे या किस वंश ने शासन किया, जिस प्रकार हमने पहले देखा था। तो हम राजस्थान के एकीकरण में देखते हैं कि दोस्तों जो सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जोधपुर थी। उसके अलावा जो सबसे बड़ी रियासत थी जनसंख्या की दृष्टि से वो जयपुर थी। और दोस्तों जो सबसे पुरानी रियासत थी वो मेवाड़ थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ में जिस वंश ने शासन किया वो दोस्तों है गुहिल वंश या गुहिलोत वंश। दोस्तों यहाँ पर गुहिलोत या सिसोदिया वंश ने शासन किया। अब इनका नाम पड़ने के पीछे भी कारण है कि जब इस वंश की स्थापना हुई थी तो उस शासक ने जिसने इसकी स्थापना की थी उसी के नाम पे ये इसका वंश कहलाया। तो गुहिल ने इसकी स्थापना की थी और उसी के नाम पर इसका नाम गुहिलोत वंश या गुहिल वंश कहलाया। बाद में दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है तथा बाद में धीरे धीरे फिर हमीर सिसोदिया नामक सिसोदा गांव का व्यक्ति रहता है, वो वापस पुनर्स्थापना करता है इसकी। तो उस व्यक्ति या उस गांव के नाम पर जिसके उसकी जाति के नाम पर जब इस वंश का नाम पड़ा तो वो सिसोदिया वंश पड़ा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इस वंश के बारे में जान लिया कि गुहिल और गुहिलोत वंश क्यों कहा गया, सिसोदिया वंश क्यों कहा गया। अब दोस्तों इसके बारे में आगे वर्णन पढ़ते हैं। पहले दोस्तों इसके आदि पुरुष के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों इनके आदि पुरुष है, उन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका नाम पड़ा था। तो इनके आदि पुरुष है या मूल पुरुष जिनको कहा जाता है वो है गुहिल। ठीक है दोस्तों, इनका आदि पुरुष कौन हो गया, गुहिल। अब दोस्तों शुरू करते हैं कि मेवाड़ के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो। दोस्तों जो मुहुर्नोद नेणसी है उन्होंने मेवाड़ की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। मेवाड़ के वंश गुहिल की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, जबकि दोस्तों श्यामल दास ददवाड़िया ने उन्हीं गुहिल की शाखा का 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। और उन्हीं के साथ में टोड ने भी दोस्तों यहाँ पर 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। जो गुहिलों की शाखा थी उनका उल्लेख मिलता है दोस्तों। जैसे दोस्तों मेवाड़ के गुहिल हुए, वागड़ प्रदेश के गुहिल हुए। वागड़ कौन सा है दोस्तों, वागड़ के बारे में मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि वागड़ में जो शाखा जाएगी वो यहीं मेवाड़ के वालों से जाएगी। दोस्तों वागड़ में जो क्षेत्र आता है वो आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र। जबकि जो जिसके ऊपर वांगड़ है दोस्तों या बांगड़ है वो दोस्तों अलग है। तो ये वागड़ है, वागड़ में दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल होते हैं। वागड़ के गुहिल हुए दोस्तों, मेवाड़ के गुहिल हुए। तो दोस्तों ये गुहिलों में 36 शाखाएं, जो टोड बताते हैं 24 शाखाएं, श्यामलदास ददवाड़े बताते हैं 36 शाखाएं, नेणसी जी बताते हैं 24 शाखाएं। तो उनका उल्लेख किया गया दोस्तों मेवाड़ के जो गुहिलों के विस्तार के रूप में। अब दोस्तों इनका जो राज चिन्ह मिलता है उनके बारे में जानते हैं। जबकि इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ के महाराणाओं को क्या कहा जाता है, यहाँ के महाराणा उनको कहा जाता है हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज। ठीक है दोस्तों, ये इनके महाराणा को कहा जाता है। दोस्तों इस ये मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ रहे हैं हम, उसका जो महाभारत काल था, महाभारत काल में यहाँ जो जनपद प्राप्त होता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे उस समय जनपद थे। तो उस समय यहाँ जो जनपद प्राप्त होता है वो होता है सीवी जनपद। और सीवी जनपद है वो यहाँ महाभारत काल में था। और उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, वो थी मध्यमिका। ये सीवी जनपद की दोस्तों राजधानी थी मध्यमिका, जो अभी भी है दोस्तों। इसको नगरी के आसपास का क्षेत्र है, नगरी चित्तौड़ में दोस्तों, उस नगरी के आसपास का क्षेत्र सीवी जनपद की राजधानी माना जाता है। अब दोस्तों इसका नाम मेवाड़ कैसे पड़ा, तो दोस्तों वो जानते हैं। इसका नाम दोस्तों संस्कृत में था, वो था मेदपाट। और इस मेदपाट को या प्रागवाट भी इसके लिए यूज होता था। इस मेदपाट का ही अपभ्रंश बन के क्या पड़ा दोस्तों, मेवाड़। तो ये भी याद रखिएगा कि यहाँ के राणाओं को क्या कहा जाता है, यहाँ कौन सा महाभारत काल में कौन सा जनपद था, तो सीवी जनपद था। अब दोस्तों जो अभी के जो जिले हैं, अभी जो राजस्थान में 33 जिले हैं, उनमें से जो मेवाड़ फैला हुआ था वो मेवाड़ का विस्तार कहाँ का था, तो मेवाड़ का जो विस्तार था वो था प्रतापगढ़ में। एक तो हो गया प्रतापगढ़, एक हो गया दोस्तों चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, एक हो गया दोस्तों उदयपुर, एक हो गया दोस्तों राजसमंद, राजसमंद, एक हो गया दोस्तों भीलवाड़ा। तो ये दोस्तों थे मेवाड़ के मेवाड़ का विस्तार, जो अभी के जो जिले मिलते हैं उनके बारे में, कि अभी जो जिले हैं वो मेवाड़ में उस समय कौन से जिले थे।
तो दोस्तों अभी के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, दोस्तों यहीं से शाखा गई थी बांगड़, यहाँ वागड़, सॉरी वागड़। और वागड़ में दोस्तों पहले वागड़ राज्य की स्थापना होती है, बाद में दोस्तों उसी के टुकड़े होते हैं। उसी में दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये क्षेत्र भी दोस्तों गुहिलों के थे, परंतु ये मेवाड़ में नहीं आते थे। मेवाड़ में जो अभी का क्षेत्र आता है वो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा आते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक हुआ दोस्तों कि यहाँ कौन सा क्षेत्र आता था और महाराणाओं को क्या कहा जाता है। दोस्तों हमने देखा कि यहाँ जो वंश था वो गुहिल वंश था, और इन गुहिलों की जो उत्पत्ति है उसको लेके दोस्तों अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। तो गुहिलों की उत्पत्ति पढ़ते हैं दोस्तों। उसमें कुछ इतिहासकार अलग मानते हैं कि ये ईरान के शासक आदिल नौशेखा के संतानें हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये वल्लभी के शीलादित्य के वंशज हैं, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये गुजरात से आए थे, परंतु उनको वल्लभी के नहीं मानते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि कौन से इतिहासकार क्या क्या मानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं वो करते हैं अबुल फजल को। अबुल फजल, दोस्तों अबुल फजल कौन है? अबुल फजल है दोस्तों अकबर का दरबारी कवि, अकबर का दरबारी इतिहासकार। और ये कहता है कि जो गुहिल थे वो गुहिल ईरान के शासक आदिल नौशेखा की संतान है। आदिल नौशेखा की संतान है। कौन दोस्तों? गुहिल, यानी मतलब जो गुहिल वंश में जो शासक हुए हैं वो ईरान के आदिल नौशेखा की संतान है। अब उसी प्रकार दोस्तों जो डीआर भंडारकर है, वो मानते हैं दोस्तों कि गुहिल क्या है, ये ब्राह्मण है। ये क्या मानते हैं दोस्तों? ब्राह्मण है। और दोस्तों जो गोपीनाथ शर्मा है वो भी इस मत का समर्थन करते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा दोस्तों इसका समर्थन करते हैं, और यही मानते हैं दोस्तों गोपीनाथ शर्मा भी कि ये कौन है? ब्राह्मण है, क्योंकि गोपीनाथ शर्मा इनको ब्राह्मण मानते हैं। अब दोस्तों एक है मुहुणोत नेणसी इनको क्या मानते हैं दोस्तों? नेणसी जी इनको मानते हैं दोस्तों ब्राह्मण। तो दोस्तों ये हुए 3 इतिहासकार। अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग इतिहासकार आते हैं जिनको राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है, वो है कर्नल टोड। और कर्नल टोड ने इतिहास लिखा किसकी मदद से था? तो अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र की मदद से इन्होंने इतिहास लिखा था। और कर्नल टोड इनको क्या मानते हैं? टोड क्या मानते हैं दोस्तों? कि ये वल्लभी के शीलादित्य के पुत्र हैं। अब दोस्तों यहाँ तक पढ़ा हमने कि इनको गुहिल की उत्पत्ति को लेके क्या इतिहासकारों में मत रहते हैं। अब दोस्तों हम जो शुरू करेंगे मेवाड़ में जो राजधानियां बनी वो। और मेवाड़ की जो राजधानियां बनी दोस्तों टोटल 9 बार राजधानियां बनी। स्थान 7 ही हैं दोस्तों, परंतु राजधानियां 9 हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों ये मेवाड़ की राजधानियां। एक तरफ दोस्तों मैं स्थान लिख देता हूँ कौन सा है और इसको राजधानी किसने बनाया। तो दोस्तों जो इनकी पहली राजधानी मिलती है वो बनती है नागदा। और नागदा को जो बनाता है वो बनाता है कालभोज। और कालभोज का ही नाम क्या मिलता है दोस्तों? बापा रावल। और बापा रावल इसको उपाधि जनता के द्वारा दी जाती है। बाद में दोस्तों जो राजधानी बनती है वो बनती है आहड़। और आहड़ को राजधानी बनाता है आलू और रावल। दोस्तों उसके बाद में जो तीसरी राजधानी बनती है वो बनती है चित्तौड़। और चित्तौड़ को राजधानी बनाया था जेतर सिंह ने। और जेतर सिंह ये वही हैं जिन्होंने भूताला के युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश को पराजित किया था। उनके बाद में दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बाद में राजधानी बनती है उदयपुर। और उदयपुर को राजधानी बनाते हैं उदय सिंह। और उदय सिंह बसाते कब उदयपुर को? वो बसाते हैं 1559 में। और दोस्तों 1459 में हमने देखा था मारवाड़ में जो जोधपुर की स्थापना है वो 1459 में। उसके बाद में राजधानी बनती है दोस्तों 5वीं, वो बनती है गोगुंदा। और गोगुंदा को कौन बनाते हैं? उदय सिंह जी। 6ठी जो राजधानी बनती है वो बनती है दोस्तों कुंभलगढ़। और दोस्तों उदय सिंह जी के बाद में जो शासक बनते हैं वो बनते हैं राणा प्रताप। तो राणा प्रताप कुंभलगढ़ को राजधानी बनाते हैं। और दोस्तों ये इनके लिए इनका जो जन्म है वो कटारगढ़ में हुआ और वो कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है। अगली जो राजधानी बनती है वो बनती है दोस्तों चावंड। और चावंड को राजधानी कौन बनाते हैं? वो बनाते हैं राणा प्रताप। फिर दोस्तों जो राजधानी बनती है वो बनती है चित्तौड़गढ़। और उसके बाद में जो राजधानी बनती है ये राजधानी बनाते हैं दोस्तों अमर सिंह प्रथम। और अमर सिंह प्रथम कौन है दोस्तों? वो राणा प्रताप के पुत्र हैं।
और इसके बाद में जो नवी राजधानी बनती है, वैसे स्थान दोस्तों 7 ही है, क्योंकि चित्तौड़ 2 बार बनी है और उदयपुर 2 बार बनी है। तो उदयपुर को कौन बनाते हैं दोस्तों? भीम सिंह। तो ये हुआ दोस्तों कि यहाँ की जो राजधानी बनी थी वो। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ जो राजकीय चिन्ह मिलता है उस पर किस प्रकार का वर्णन मिलता है, कि इनको जो राजकीय चिन्ह में क्या कहा गया है वो देखते हैं दोस्तों। राजकीय चिन्ह में किस किस प्रकार का वर्णन है। तो दोस्तों इनका राजकीय चिन्ह कुछ इस प्रकार शुरू होता है कि बीच में इनके क्या बना हुआ है? सूर्य बना हुआ है। और दोस्तों जो लेफ्ट में बने हुए हैं, एक लेफ्ट में योद्धा बने हुए हैं, उनको कहा जाता है, उनको माना जाता है कि ये जो है वो है भील राजा या भीलू राजा पूंजा जी। और ये भीलू राजा पूंजा है दोस्तों, ये हल्दी घाटी युद्ध में हमें देखने को मिलेंगे, और ये दोस्तों राणा प्रताप के मित्र भी हैं। और दोस्तों इधर बने हुए हैं वो बने हैं क्षत्रिय योद्धा। ये क्षत्रिय योद्धा दोस्तों हाथ में तलवार लिए हुए हैं, भीलू राजा भी हाथ में तलवार लिए हुए हैं। ये हुआ दोस्तों, इनका बीच में सूर्य बना हुआ है, उस सूर्य में दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दर्शाया गया। और दोस्तों जो नीचे जो लाइन लिखी गई है वो कुछ इस प्रकार लिखी गई है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। यानी दोस्तों जो धर्म पर अडिग रहते हैं उनकी भगवान भी मदद करता है, और उनकी देखभाल में के लिए भगवान सब कुछ करते हैं। तो ये हुआ दोस्तों इनका जो राजकीय चिन्ह है वो, कि राजकीय चिन्ह में जो जानकारी मिलती है वो कुछ इस प्रकार का दोस्तों राजकीय चिन्ह मिलता है इनका। एक तरफ भीलू राजा पूंजा है, एक तरफ क्षत्रिय योद्धा है, बीच में सूर्य है, सूर्य इनको दर्शाता है कि ये सूर्यवंशी शासक हैं। दोस्तों हमने जाना भी था कि सूर्यवंशी कौन कौन से हैं, अधिकतर दोस्तों सूर्यवंशी हैं। बाकी दोस्तों जैसलमेर के यादव वंश है वो जैसलमेर में जो वंश है वो चंद्रवंशी है, और करौली में जो वंश है वो चंद्रवंशी है। दोस्तों ये हुआ इनकी राजधानी के बारे में। अब दोस्तों हम जो शुरू करेंगे वो इनका ऐतिहासिक परिदृश्य शुरू करेंगे, और ऐतिहासिक परिदृश्य में दोस्तों हम जो पहला शासक पढ़ेंगे वो इनका आदि पुरुष है। उस आदि पुरुष के बारे में पढ़ते हैं, और आदि पुरुष का नाम क्या है दोस्तों? गुहिल। और गुहिल का ही अन्य नाम क्या मिलता है दोस्तों? गुहादित्य। इस गुहादित्य के बारे में पढ़ते हैं कि इसने क्या किया, मेवाड़ में इसका क्या योगदान मिलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं गुहिल के बारे में। पहले तो दोस्तों हमने देखा था कि इसको शीलादित्य का पुत्र बताया गया है, तो वो देखते हैं किस प्रकार ये शीलादित्य के पुत्र हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो स्थापना की थी वो स्थापना की थी इन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ में वंश की स्थापना की। तो इन्होंने 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना, ये दोस्तों हो गए इनके मूल पुरुष या आदि पुरुष। अब दोस्तों हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनको लेके लोगों का क्या बना हुआ रहता है कि ये शीलादित्य के पुत्र है या नहीं। तो दोस्तों शीलादित्य जो है वो वल भी पढ़ता है, वो पढ़ता है दोस्तों गुजरात में। और दोस्तों गुजरात में कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों हुआ क्या कि गुजरात के शासक हैं, वल्लभी के शासक हैं शीलादित्य। वल्लभी यहाँ पढ़ता है दोस्तों गुजरात में। तो शीलादित्य कहाँ के शासक हैं? वल्लभी के। अब दोस्तों इनके एक पत्नी जो मिलती है वो मिलती है दोस्तों पुष्पावती। और ये पुष्पावती जो है दोस्तों वो है आबू के परमार शासक, आबू की परमार राजकुमारी। और दोस्तों आबू कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है हमारे राजस्थान में। तो आबू की राजकुमारी कौन है दोस्तों? आबू की राजकुमारी पुष्पावती। और इसका विवाह किससे हुआ दोस्तों? शीलादित्य से हुआ। कुछ इस प्रकार जब दोस्तों ये गर्भवती थी तब दोस्तों ये आबू आई हुई रहती है, और दोस्तों पीछे से आक्रमण होता है दोस्तों अरबों का। दोस्तों अरब जो व्यापारी थे, अरब जो आक्रांता थे वो गुजरात में प्रवेश करते हैं, और दोस्तों अरब आक्रमण होता है। तो शीलादित्य की दोस्तों इस अभियान को असफल करते हुए, कहने का मतलब उनको विफल करते हुए दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। तो पुष्पावती उस समय आबू आई हुई रहती है, और दोस्तों वहीं पे दोस्तों इनके जो गुहिल का जन्म होता है। अब दोस्तों क्या माना जाता है कि ये न तो उधर जाने लायक थी क्योंकि उनका पति मर गया, और उधर से दोस्तों क्या हुआ, इनके जो ये बीच रास्ते में रह गई। कहने का मतलब ये जब रवाना हुई तो वहां से बीच रास्ते में रह गई। बाद में धीरे धीरे इन्होंने लालन पालन किया, कैसे भी करके गुहिल का लालन पालन किया, और गुहिल दोस्तों बाद में राजस्थान आ गए। राजस्थान में दोस्तों मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। दोस्तों ये हुआ कि इनका जो वंश कैसे इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना किस प्रकार की। दोस्तों इनके लालन पालन का लेके, गुहिल के लालन पालन का लेके माना जाता है कि कमलावती नामक ब्राह्मणी थी। कमलावती ब्राह्मणी, दोस्तों ब्राह्मणी कमलावती ने इनका लालन पालन किया। और दोस्तों जो इनका लालन पालन होता है वो दोस्तों यहाँ पर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर एक नगर पड़ता है वीरनगर। इस वीरनगर में दोस्तों इनका लालन पालन हुआ।
और कमलावती के द्वारा इनका लालन पालन किया गया। दोस्तों तो ये हुआ कि गुहिल ने किस प्रकार स्थापना की और गुहिल पुष्पावती के पुत्र और शीलादित्य के पुत्र किस प्रकार हैं। दोस्तों गुहिल के बाद कई छोटे छोटे शासक हुए जिनमें भोज हुआ, महेंद्र प्रथम हुआ, फिर शीलादित्य इनके पिता के नाम पर एक दोस्तों बाद में इनका वंशज भी होता है शीलादित्य, फिर नागादित्य, और उसके बाद में दोस्तों महेंद्र महेंद्र सेकंड। और जो महेंद्र सेकंड होता है दोस्तों उसी का पुत्र होता है कालभोज। तो दोस्तों हम जो अगला जो ताकतवर शासक पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों कालभोज। और इस कालभोज को क्या कहा जाता है दोस्तों? बापा रावल। तो कालभोज या बप्पा रावल ये हुआ दोस्तों इनका दूसरा या दूसरा शासक। जबकि पहला शक्तिशाली शासक कौन सा है? वो है कालभोज। इनका जो काल मिलता है वो मिलता है 1734 ईस्वी से लेकर 1753 ईस्वी तक। और इनको दोस्तों क्या कहा जाता है कि मेवाड़ का प्रथम ताकतवर शासक। और दोस्तों जो इनके पिता का नाम मिलता है वो मिलता है महेंद्र सेकंड। अब दोस्तों क्या हुआ कि जो गुहिल ने स्थापना की थी तब दोस्तों उन्होंने भीलों से सहायता ली थी। और दोस्तों जो महेंद्र सेकंड शासक बनता है तब वो कुछ इस प्रकार करता है कि भीलों को जो क्षेत्र मिले हुए रहते हैं उनको ही लूटना शुरू कर देता है। तो दोस्तों भील इनसे नाराज हो जाते हैं और दोस्तों महेंद्र सेकंड की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और दोस्तों वो काल भोज जो इनका पुत्र रहता है महेंद्र सेकंड का उसके पीछे भी भागते हैं उसको मारने के लिए। परंतु क्या होता है दोस्तों? काल भोज बाद में छिपकर दोस्तों रहता है। और दोस्तों जो हारित ऋषि है उसकी गाय चराता रहता है। तो दोस्तों वो पढ़ते हैं कि काल भोज के साथ क्या क्या हुआ। तो दोस्तों ये छिपकर रहता था भीलों से और दोस्तों हारित ऋषि की क्या चलाया था? हारित ऋषि की गाय चराता था। कौन दोस्तों? कालभोज। और दोस्तों ये कालभोज जो हरित ऋषि हैं वो दोस्तों दंड वो दोस्तों पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और दोस्तों जो कालभोज है वो उनका शिष्य बन जाता है और दोस्तों पाशुपत संप्रदाय का अनुयायी बन जाता है। और दोस्तों अनुयायी बनते हुए बाद में दोस्तों वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाएगा जो पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और दोस्तों वो मंदिर कहाँ है दोस्तों? कैलाशपुरी गांव में। और कैलाशपुरी गांव में पाशुपत संप्रदाय से संबंधित मंदिर एकलिंगनाथ जी के मंदिर को बनवाएगा दोस्तों कालभोज। और दोस्तों एकलिंगनाथ जी को राजा घोषित कर देगा जबकि खुद को क्या मानेगा दोस्तों? उनका दीवान मानेगा। तो दोस्तों कालभोज ने क्या किया? हरित ऋषि के प्रभाव में आकर दोस्तों क्या किया? एकलिंगनाथ जी मंदिर बनवाया। एकलिंगनाथ मंदिर बनवाया। अब दोस्तों ये मंदिर बनवाने से पहले क्या हुआ कि ये ऐसा इतना बड़ा शासक कैसे बन गया, क्या हुआ? और ये मंदिर है कहाँ दोस्तों? कैलाशपुरी गांव में। कैलाशपुरी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। दोस्तों ये कैसे इतना बड़ा शासक बन गया कि ये मंदिर बनवाने लग गया? इतना क्या हो गया? हुआ क्या दोस्तों? एक अरब आक्रांता थे जुनेद। दोस्तों अरबों के आक्रमण हमने पहले पढ़े, गुहिल पे भी हुआ था। अरब आक्रांता दोस्तों जुनेद होता है, उस जुनेद का आक्रमण होता है मेवाड़ का। तो दोस्तों कालभोज उस समय उस जुनेद के आक्रमण से प्रजा की रक्षा करता है और प्रजा ही दोस्तों इसे बप्पा रावल यानी बाप के समान उनकी रक्षा करने के लिए उनको क्या देता है दोस्तों? बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। और दोस्तों जो कालभोज उसी समय से बप्पा रावल कहलाने लगे। और दोस्तों इनका ये माना जाता है कि ये काफी शराब पीते थे, एक बकरा दोस्तों एक टाइम में खा जाते थे। तो यानी कुल मिला के खूब मोटे ताजे थे, इन बहुत ताकतवर शासक थे। तो इसलिए इन्होंने जुनेद को हरा दिया। बाद में दोस्तों इनको बप्पा रावल की उपाधि मिली। अब दोस्तों ये 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं। और दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार करते हैं और ये हराते किसको हैं? तो दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण माना जाता है कि इसका दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने कराया। परंतु जो कालभोज के समकालीन रहता है वो मौर्य शासक रहता है मान मौर्य। और इस मान मौर्य से दोस्तों इस दुर्ग पर अधिकार कौन करता है? वो करते हैं बप्पा रावल। और दोस्तों चित्तौड़ के शासक बनते हैं। और दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों चित्तौड़ में सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलवाए, सोने के सिक्के चलाए। दोस्तों इन्होंने खुद को दीवान घोषित किया जबकि राजा किनको माना? एकलिंगनाथ जी को राजा माना। और दोस्तों एकलिंगनाथ जी इनके जो गुहिल हैं उनके गुहिल शासक हैं, उनके कुल देवता हैं। कौन दोस्तों? एकलिंगनाथ जी। कुल देवता हैं दोस्तों एकलिंगनाथ जी।
दोस्तों इन्होंने चित्तौड़ तो जीत लिया, परंतु दोस्तों इन्होंने जो राजधानी बनाए रखा, वो राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी, वो बनाई थी, हमने पहले भी देखा है दोस्तों, राजधानी बनाई थी नागदा को। ठीक है दोस्तों, इन्होंने राजधानी किसको बनाया, नागदा को। दोस्तों इनके लिए कुछ किंवदंती इस प्रकार मिलती है कि दोस्तों ये 35 हाथ की धोती पहनते थे, और ये दोस्तों 32 मन का खड़ग रखते थे, और दोस्तों ये एक बार में 4 बकरे खा जाते थे, एक बार में 4 बकरे खा जाते थे दोस्तों। इस प्रकार इतने मोटे ताजे थे। इन्होंने जुनैद के आक्रमण को विफल किया, और दोस्तों जुनैद से ही रक्षा की, तो इन्होंने इनको क्या उपाधि मिली दोस्तों, बापा रावल की। और दोस्तों इन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी मंदिर बनाया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक जो शासक हुआ वो हुए दोस्तों मारवाड़ के पहले, मेवाड़ के पहले शक्तिशाली शासक कालभोज। अब दोस्तों इनके जो आगे शासक बनते हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। मेवाड़ के दोस्तों जो अब अगले शासक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दोस्तों राजा अल्हट, और इन्हीं को कहा जाता है आलू रावल। दोस्तों अब तक हम जो पढ़ रहे थे उनमें दोस्तों इनका जो कार्यकाल है वो नहीं मिलता, इतनी इनकी दोस्तों जो कार्यकाल फिक्स मिलता नहीं है। तो दोस्तों अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो राजा अल्हट मिलते हैं, और इनका जो इनको जो दिया गया है उपाधि उसका है आलू रावल। आलू रावल इनको कहा जाता था। अब दोस्तों इनके जो मेवाड़ में कार्य मिलते हैं तो वो देखते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो मेवाड़ में कार्य शुरू किया, अच्छा कार्य किया, वो किया नौकरशाही की शुरुआत, नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन। और वो किसने किया था, राजा अल्हट ने। मेवाड़ में नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किसने किया, सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया, राजा अल्हट ने। और दोस्तों इन्होंने दूसरा कार्य किया, वो कार्य किया दोस्तों, अभी जो राजधानी थी वो हमारी थी नागदा, अब जो हमारी राजधानी बनेगी मेवाड़ की वो बनी है आहड़। और दोस्तों आहड़ को राजधानी किसने बनाया, अल्हट ने। और दोस्तों जो इनके काल में सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय हुआ था, और वो हुआ था आलू रावल का खुद का ही विवाह हुआ था दोस्तों, और वो हुआ था हूण राजकुमारी हरिया देवी। इस हूण राजकुमारी हरिया देवी इस हरिया देवी का विवाह किनसे हुआ था दोस्तों, राजा अल्हट से। और ये दोस्तों राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और ये राजस्थान का क्या है दोस्तों, राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। जबकि दोस्तों भारत का जो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका विवाह हुआ था दोस्तों सेल्यूकस की, जो सेल्यूकस निकेटर होता है उसकी बेटी हेलेना से। तो दोस्तों वो है भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। जबकि राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है दोस्तों, राजा अल्हट का विवाह हरिया देवी हूण राजकुमारी थी उनसे। दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों एक आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि दोस्तों इनकी राजधानी में क्या है, आहड़, और आहड़ में एक वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, राजा अल्हट ने। तो दोस्तों यहाँ तक हुआ राजा अल्हट तक का इतिहास। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम दोस्तों फिर से मिलते हैं, और दोस्तों कल हम इनसे आगे के शासक पढ़ेंगे, उनमें रावल शाखा का जो शासक रहते हैं वो पढ़ेंगे। फिर बाद में दोस्तों हमीर द्वारा सिसोदिया गांव के हमीर द्वारा सिसोदिया वंश की स्थापना की जाती है, वो आगे पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।